हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारतीय संविधान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का चैप्टर वाइज अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ये इस सीरीज़ की 10वीं वीडियो होगी। इससे पहले मैं 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यानी भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। हमारे राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यपालिका होती है ना, उसकी शक्ति निहित होती है। यानी जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, सारे के सारे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही बन पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग का आयोजन निम्न में से कौन करता है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो चुनाव होता है, वो कौन करवाता है, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत का निर्वाचन आयोग। यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो क्या करवाता है? राष्ट्रपति के पद की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। अच्छा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भारत का इलेक्शन कमीशन है यानी चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? अगर आपसे पूछ ले कि चुनाव आयोग है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 324 में। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्न में कौन कौन सम्मिलित होता है? यानी कि इनमें से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन वोट डालता है, कौन चुनता है? ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। यानी कि लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं, राज्यसभा के करते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट है कि जो राज्यसभा के हैं वो कैसे करते हैं? वो केवल निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। ये इसमें कंडीशन है कि केवल निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य होने चाहिए? निर्वाचित। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वोट कर सकते हैं। और मनोनीत सदस्य होते हैं ना, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2, वो वोटिंग नहीं करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं होंगी, जो एलिजिबिलिटी हैं, वो किस में दी गई हैं? ये आपकी दी गई हैं अनुच्छेद 58 में। किस में दी गई हैं? अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि जो राष्ट्रपति का जो पद होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। याद रखेंगे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से ली गई है? यानी जो राष्ट्रपति अगर आप अपने पद का गलत प्रयोग करता है या शक्तियों का प्रयोग करने में असमर्थ है तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो जो हटाने का प्रावधान है ये कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए से। कहाँ से लिया है? यूएसए से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसे उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकती है आपकी संसद। यानी कि जो हमारी संसद है वो भारत के राष्ट्रपति को उससे पद मुक्त कर सकती है। ठीक है, उसकी विशेष प्रक्रिया होती है जो अनुच्छेद 61 में दी गई है, उस पर महाभियोग के द्वारा संसद द्वारा इसको हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए जो राष्ट्रपति से संबंधित आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में दिया गया है और कितनी एज होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका है कि न्यूनतम आयु वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप कम से कम 35 होनी, 35 से कम के हैं तो आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति
कि सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी जो राष्ट्रपति होंगे वो कब सेवानिवृत्त होंगे, कब रिटायरमेंट लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रश्न जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं दी गई है कि इस पर्टिकुलर एज पर 60 साल पर या 65 साल पर या 62 साल पर या 70 साल पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, जो हमारे राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान 2021 में जो राष्ट्रपति की सैलरी है वो 5 लाख रुपए पर मंथ है। क्या है? 5 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, प्रत्येक महीने इनको कितनी सैलरी मिलती है? 5 लाख रुपए मिलती है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है ना, वार्षिक जब ये रिटायर हो जाते हैं तो वार्षिक पेंशन भी दी जाती है और बाद बाकी सारी सुविधाएं भी इनको मिलती हैं। आने जाने की सुविधा होती है, प्लेन में टिकट नहीं लगता, ट्रेन में टिकट मुफ्त होती है, सेवा इनकी, रहने के लिए आवास दिया जाता है, ये सारी सुविधाएं इनको अलग से मिलती हैं, प्लस 5 लाख रुपए पर मंथ इनको सैलरी भी मिलती है। अच्छा, एक खास बात और है, इनकी जो सैलरी होती है वो कैसी होती है? कर मुक्त होती है, यानी कि इन पर टैक्स नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये बात। कैसी होती है राष्ट्रपति की सैलरी? कर मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको देगा, यानी कि राष्ट्रपति अगर अपने पद का, अच्छा चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपका प्रेसिडेंट, एक सेकंड, चलिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपका प्रेसिडेंट। देखिए जो हमारी भारत है, इंडिया है, उसमें क्या प्रेसिडेंट का पद, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है। अच्छा, प्रेसिडेंट के बाद आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद ही नहीं है, तो जो राष्ट्रपति सबसे ऊपर, उसके बाद कौन आते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। तो जब कभी भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, यानी कि जब भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, वो किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। उम्मीद है अब आप नहीं भूलेंगे ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर, रिक्ति की जगह यानी रिक्ति है वो कम से कम कितने समय में भरनी होगी, यानी कि मान लीजिए किसी कारणवश या महाभियोग से या स्वेच्छा से उन्होंने पद छोड़ दिया है अपना, या उनकी मृत्यु हो गई है, कोई भी XYZ आपका रीजन हो सकता है। अगर उनका पद खाली हो गया है तो आपको कम से कम कितने दिनों में भरना होगा? ये आपको भरना होगा कम से कम 6 महीने में, यानी कि कितने महीनों में? 6 माह में आपको चुनाव कराना होगा और नए राष्ट्रपति चुनने होंगे। अच्छा, छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। USA में क्या होता है? USA में ऐसा प्रावधान नहीं है। वहाँ पर क्या है, मान लीजिए वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन। और एक वहाँ पर कौन है? वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस। मान लीजिए किसी कारण जो बाइडन की मृत्यु हो जाती है 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद राष्ट्रपति चुनने के बाद, तो क्या होगा? जो रिमेनिंग यानी शेष समय होगा ना, कौन सा समय? शेष समय के लिए जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति पूरे समय के लिए। इसी वजह से अमेरिका में क्या है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है 20 जनवरी को शपथ लेता है। जब भी चुनाव होते हैं तो कितने वर्ष बाद? 20 जनवरी को शपथ लेता है। अच्छा, एक बात और, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो कितने साल के चुने जाते हैं? ये आपके चुने जाते हैं 4 वर्षों के लिए, याद रखेंगे, 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में किसी भी वजह से उनका पद रिक्त हो जाता है, अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त है तो इसको कम से कम आपको 6 महीने के अंदर भरना ही होगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी कि कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। कुल पूछें संसद में और पूछे कि दोनों सदनों में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बदल गया आंसर इसके 2 हो सकते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में 12 भी लगा देंगे, ठीक है, तो ये 12 जो इसका होगा क्या कैसा है? गलत है। सही उत्तर हो जाएगा आपका 14। क्यों? अगर मैं आपसे बात करूं कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, आपका उत्तर हो जाएगा 2। मैं आपसे पूछूं राज्यसभा में तो कितनों को मनोनीत करता है? 12 को, तो 12 और 2 कितने हो गए? 14 को, यानी कि दोनों सदनों में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश की तीनों सेनाओं का
सर्वोच्च सेनापति होता है? ठीक है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में तीनों सेनाओं की शक्ति निहित होती है। यही क्या करता है, अगर किसी देश से युद्ध होगा तो क्या करेगा, ये युद्ध को आरंभ करने की घोषणा कौन करेगा? युद्ध आरंभ कौन करेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, युद्ध की समाप्ति कौन करेगा? ये भी राष्ट्रपति ही घोषित करेगा, भाई युद्ध स्टार्ट हो गया है, कब युद्ध समाप्त होगा। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख सबसे बड़ा अधिकारी होता है राष्ट्रपति। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। केंद्र सरकार के राजपत्र अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पद से मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि जो केंद्र से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र सरकार के राजपत्र अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पद से मुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि इसको जो पद मुक्त और नए पद का जो पद दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं? ये किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति ही क्या करता है आपको पता होगा? CAG, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ठीक है, और चुनाव आयुक्त होते हैं, बहुत सारे राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो समाप्त करने की ताकत भी किसके पास होगी? राष्ट्रपति के ही पास होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? यानी कि इनमें से कौन सा वो पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? अच्छा, तो देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल चुना जाता है, वायुसेना अध्यक्ष ये भी राष्ट्रपति द्वारा, थल सेना अध्यक्ष ये भी राष्ट्रपति द्वारा। तो कौन सा नहीं चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा खुद चुना जाता है। ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो खुद अपना अध्यक्ष चुनते हैं, इसको राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है? यानी कि वो कौन सी ताकत जो दोनों सदनों को बुलाने की ताकत दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये आपकी दी गई है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको क्या किया गया था? 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था। ये कब रहे थे? 1952 से 1962 तक भारत क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 1952 से 1962 तक इन्होंने हमारे राष्ट्रपति पद को शोभित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति के पद पर चुना गया था? इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो निर्विरोध चुने गए थे? यानी कि इनका विरोध नहीं हुआ था, कोई कैंडिडेट अपोजिट नहीं था, डायरेक्ट इनको बिना वोटिंग के ही चुन लिया गया था। तो ये आपके चुने गए थे। सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। आपसे पूछ ले कब चुने गए थे? तो ये आपके चुने गए थे 1977 में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी भी सज़ा को कम करने या समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो या तो किसी की सज़ा को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, और चाहें तो क्या कर सकते हैं? समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये शक्ति है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? ये आपकी दी गई है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया? क्षमा दान की शक्ति इनको दी गई है। यानी कि यदि भारत के राष्ट्रपति चाहें तो किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं और चाहें तो बिल्कुल ही समाप्त कर सकते हैं। ये दी गई है अनुच्छेद के 72 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो राष्ट्रपति जो महाभियोग लगेगा वो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? इसका वर्णन दिया गया है आपके संविधान के अनुच्छेद 61 में, 61 में दिया गया है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से लगाया जाएगा, वो सब किस में दिया गया है? आपका दिया गया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, 61 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कि जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय आपके करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही ये निर्णय लेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक विषय के हित पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यह शक्ति उन्हें किस अनुच्छेद में दी गई है? अच्छा, यानी कोई सार्वजनिक हित का विषय है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई समय राष्ट्रपति जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा तो वो क्या कर सकते हैं? अगर वो सलाह लेना चाहते हैं, उन्हें कोई अपने विवेक से कार्य करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक विषय के हित पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। उन्हें यह शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अच्छा, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हें लगता है कि सार्वजनिक हित का विषय है, इस पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे निर्णय लेने के कुछ लोगों की राय की ज़रूरत है, कुछ मशवरा चाहते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बुला सकते हैं और उनसे राय मांग सकते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।